हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 18 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है, मेगास्थनीज दूत था, तो वो था सेल्यूकस का। ठीक है, सेल्यूकस का यानी कि मेगास्थनीज सेल्यूकस का निकेटर का राजदूत था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया और 14 वर्षों तक रहा। निम्न में से किस भारतीय बाघ अभयारण्य में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी वाइल्ड लाइफ सफारी प्रारंभ की गई? तो एक की गई बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, यानी कि बांधवगढ़ अब राष्ट्रीय उद्यान एक प्रदेश का अमरिया जिले में स्थित है और इस उद्यान की स्थापना 1968 ईस्वी में, ठीक है, इस उद्यान की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई और भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और हालांकि जिसमें कॉर्बेट को नेशनल पार्क का दर्जा 1936 में दिया गया था और 2021 में इस टाइगर रिजर्व नाम का रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, 2021 में इस पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। कौन सी आर्थिक विचारधारा पद्धतिवादी व्यक्तिवाद के बारे में बात करती है या विचार कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके? तो जिसका विश्लेषण किया जा सके ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचारधारा, यानी ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचारधारा जो है वो पद्धतिवादी व्यक्तिवाद के बारे में बात करती है। यहाँ पर विचार की लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों विलेज गेस्ट द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो ये भाग लिया जाता है खुल्लम, यानी मैं आपको बता दूं कि मिजोरम में लोक नृत्यों में से खल्लम, चैलम, च्वांगलाइजोन और छेरहलम, थांगलाम, जंगलाम और चेरवा शामिल है। और गोंगा में है मिजोरम का मुख्य वाद्य तंत्र है, जो कि नृत्य में के दौरान उपयोग किए जाते हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में, यानी कि अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन भारत के शतरंज खेल के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है और इसका मुख्यालय चेन्नई में है और 1951 ईस्वी में स्थापित है। संगठन को जो है वो FIDE शतरंज के लिए विश्व निकाय से संबंध है। होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। यानी मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर इस प्रकार, जैसे उडुपी कृष्ण मंदिर, महालेश्वर मंदिर, मुर्देश्वर मंदिर, दुर्गा परमेश्वरी मंदिर, श्री विपाक्षेश्वर स्वरा मंदिर, अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर, सुब्रमण्य मंदिर और भूतनाथ मंदिर। इस तरह के जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और होसलेश्वर मंदिर जो है वो 100 मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था और यह मंदिर कर्नाटक के द्वार समुद्र में स्थित है। मयूर द्वीप, ठीक है, यानी पीकॉक आइसलैंड किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र। यानी मैं आपको बता दूं कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मयूर द्वीप एंड पीकॉक आइसलैंड है और यहाँ मोर पक्षी काफ़ी संख्या में, और इस द्वीप के एक प्रसिद्ध उमानंद मंदिर भी है। माजुली द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के देहांग नदी भी कहा जाता है। निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो इसे हस्तांतरित की गई थी 1765 ईस्वी में। यानी बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध में अवध के नवाब के पराजित हो जाने पर कंपनी ने इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और यह बंगाल और बिहार में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद यानी राज्यसभा गठित की गई थी? तो ये की गई थी 1952 ईस्वी में। यानी राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी तथा लोकसभा निचली प्रतिनिधि तथा राज्यसभा में 6 सदस्य के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल के सेवानिवृत्त होते हैं और एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता है। और राज्य परिषद राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को गठित की गई थी।
निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में नृत्य किया था? तो एक ये थे रानी गाइदिन्यू, ठीक है। अलकानंदा नदी और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। तो ये जो है वो निकलती है सतोपंथ, ठीक है, सतोपंथ। यानी मैं आपको बता दूं कि सतोपंथ हिमानी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और हिमानी है अलकानंदा नदी जिसके मूल के आरंभ होती है, और सतोपंथ हिमानी गढ़वाल हिमालय के नीलकंठ पर्वत की पश्चिमोत्तर ढलान से शुरू होती है, और देवप्रयाग में अलकानंदा और भागीरथी का संगम होता है, और इसके बाद अलकानंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो ये की गई है सरदार पटेल। यानी कि 27 जून 1947 को अंतरिम सरकार में एक अलग नेटिव स्टेट की स्थापना की गई, और इस राज्य विभाग के प्रमुख सरदार पटेल को बनाया गया, और सरदार पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और राज्यों की शक्ति को सशक्त करने के लिए उद्देश्य से राज्य विभाग का पृथक गठन किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। यानी मैं आपको बता दूं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 तक भारत के स्वतंत्रता सेनानी के एक राष्ट्रवादी नेता थे, और उन्हें किसान आंदोलन का जनक माना जाता है, और वो सन्यासी किसान नेता, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और क्रांतिकारी थे। और उनके द्वारा प्रकाशित कुछ पत्र और पत्रिकाएं थी, जैसे कि हुंकार पटना, जनता पटना, विशाल भारत कलकत्ता, कल्याण गोरखपुर, ईश्वरांक तथा योगांक का भी प्रकाशन हुआ था, और उनकी आरंभिक राजनीतिक गतिविधियां अधिकांश जो है वो बिहार में केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है वो सचिंद्र नाथ सन्याल, इन्होंने जो है वो, यानी पटना में वर्ष 1913 में, ठीक है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्रनाथ सन्यालय के स्थापित की थी, और अनुशीलन समिति अंग्रेजों के विरोध बंगाल में गुप्त संस्था थी, और इसका मुख्य कार्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मार्ग का अनुशीलन चलना था। और यदुनाथ सरकार एक इतिहासकार थे, और मजरूल हक कांग्रेस कमेटी में वर्ष 1906 में उपाध्यक्ष चुने गए, और इन्होंने मातृभूमि पत्रिका भी निकाली थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगला प्रश्न है, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो जो पहला जिला बन गया है वो है सूरत। यानी कि वैश्विक तापमान का नियंत्रित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया जा रहा है, और इसके अंतर्गत गुजरात को से सूरत जिले में इस समस्या से लड़ने हेतु सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 100% सौर संचालित किया गया है, ताकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को प्रासंगिकता के समझ जा सके। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। यानी बिहार कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी, और इसके प्रमुख अनुयायी जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मासानी थे। और इस दल का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था, और इस दल की सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल को नेतृत्व किसने किया? तो ये जो है वो किए थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है। यानी बिहार में 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया, और मंत्रिमंडल बिहार के अन्य सदस्य थे, और कुमार अजीत प्रसाद सिंह, गुरु सहाय लाल और बहाव अली सरकार बनाने से पहले प्रस्ताव श्री कृष्ण सिंह को मिला था, लेकिन वो जो थे राज्यपाल के हस्तक्षेप न करने की गारंटी नहीं दी गई थी, इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा के बाद श्री कृष्ण सिंह जो है वो नए सरकार बनेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किससे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो ये जो है वो माने थे लॉर्ड मिंटो को। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना, और लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय थे, और उल्लेखनीय है कि मॉल मिंटो अधिनियम, ठीक है, 1909 में लागू किया गया था, और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार का पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई।
गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू किया है? तो रूपश्री योजना शुरू किया है पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के किशोर लड़कियों के विवाह एवं उनके सशक्तिकरण हेतु रूपश्री योजना प्रारंभ किया, और इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार लड़कियों के विवाह के लिए 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राज्य के पात्र एवं जरूरतमंद लड़कियों को प्रदान करेंगे, और यह सहायता 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी लड़कियों को उनके विवाह के समय सहायता में दी जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित शहरी सभ्यता थी और नगरों के नियोजित ढंग से बसाया गया था, और प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंध घाटी सभ्यता इमारतों के निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। लोग प्रकृति पूजा करते थे, इसलिए पूजा स्थलों पर अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। कला और वास्तु कला में उन्नत विकास नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो जो है वो है केरल। यानी कि रबर उष्ण अर्ध जलवायु की उपज है, और भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण भाग में होता है, और विशेषकर तटीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक होता है। देश में कुल रबर उत्पादन 90% अधिक योगदान जो है वो केरल का है। और राज्य में रबर की खेती जो है के अंतर्गत कुल क्षेत्र 5.45 लाख हेक्टेयर विद्यमान है, और दक्षिण के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी रबर का जो है उत्पादन किया जाता है। अगला है राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो प्रसिद्ध है तांबा खनन। यानी कि राजस्थान का खेतरी बेल्ट तांबा खनन के लिए विख्यात है, और यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, और खेतरी नगर में तांबा परियोजना काफी पहले प्रारंभ की गई थी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये की जा सकती है CWG। यानी कि कोपेन को जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जाती है, और CWG के अंतर्गत उस उष्णध्रुव युक्त जलवायु प्रदेशों के प्रदर्शित किया जाता है, और यहाँ ग्रीष्मकालीन ऋतु का पर्याप्त वर्षा होती है। और कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण वार्षिक एवं मासिक तापमान एवं वर्षा काल के आधार पर क्रियान्वित किया था। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नवीन जलोढ़। ठीक है, नवीन जलोढ़। यानी कि मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले जो हैं वो नवीन जलोढ़ मिट्टी से पाई जाती है, और इसे खदार मिट्टी भी कहा जाता है। और इस प्रकार के मिट्टी जो है मुख्यतः बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ही मिलती है, और यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ भी होती है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निर्मित है? तो त्रिवेणी नदी जो है वो गंडक। यानी कि यह त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी दिशा में चंपारण जिले में गंडक नदी में बाएं तट पर निकाली गई है, और क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु त्रिवेणी नहर का निर्माण कार्य 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। त्रिवेणी नहर का कार्य जो है 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। यानी बिहार के रोहतास जिले में कैमूर का पठार स्थित है, और यह विंध्य श्रेणी के पूर्वी विस्तार का भाग है, और इसे रोहतास पठार भी कहा जाता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 2000 फीट है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है वो प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। यानी चोल साम्राज्य के संस्थापक विजय लाल थे, और चोल काल अपनी ग्रामीण स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था, और शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक तथा ग्राम सभाएं मुख्यतः 3 प्रकार की थी, और उर सभा और नगरामा। ग्राम सभा का प्रमुख कार्य भूमि कर का संग्रह करना और संग्रहित राशि को राजकोष में जमा करना, और ग्रामीण विवादों का फैसला करना, और मंदिरों के निर्माण तथा भूमि का सर्वेक्षण करना था। दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? आकर्षक द्वार जो है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं गोपुरम। ठीक है, गोपुरम। यानी मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम यानी प्रवेश द्वार कहलाते हैं, और गोपुरम का स्मारकीय अट्टालिका होती है, जो कि प्रायः शिल्प में सज्जित एवं दक्षिण भारत में मंदिरों के द्वार पर स्थित होती है। गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, और ये अधिकतर आयताकार होते हैं, जिन्हें शिल्प एवं चित्रकारी द्वारा सजाया जाता है। अगला है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ठीक है, अवशेष जो है वो कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है हम्पी।
वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वो प्रतिपादित किया था बलबन, यानी कि बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया था और यह सिद्धांत ईरान सिद्धांत पर आधारित था और इसके अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है और किसी को सुल्तान की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सुल्तान अपने कार्यों के लिए जो है ईश्वर से प्रेरणा पाता है और इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए उसे सिजदा यानी लेटना और पापोश यानी पैर चूमना जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू कराई, जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता है। और बलबन ने भारत में ईरानी त्यौहार नौरोज भी मनाना प्रारंभ किया। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो ये जो है वो हुआ था अकबर के, यानी सम्राट जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी कला जो था यूरोपीय चित्रकला और शैली के प्रभाव से अधिक गहरा हो गया था और जिसकी शुरुआत अकबर के शासन में प्रारंभ हुई थी। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो उसका गठन हुआ था अकबर, यानी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो हुई थी 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वाट्स और जॉर्ज हार्ट्स द्वारा की गई थी और कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त कर लिया और इसकी स्थापना के समय भारत के मुगल शासक अकबर का शासनकाल था और अकबर का शासनकाल जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी मध्य तक था। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था वह है ग्वालियर, यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद उनके रियासतों को शक्ति कमजोर करने हेतु उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया जाने लगा और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने इन गतिविधियों को अधिक प्रसर की दिया और लॉर्ड विलियम एन बेंटिक ने कुर्क मैसूर एवं जैनियत नित्या को हड़प लिया। लॉर्ड एलन बरो ने सिंध को जीता और डलहौजी ने नागपुर, सतारा, झांसी, संबलपुर, जोधपुर और इस तरह के अवध को हड़प लिया, परंतु लॉर्ड एलन बरो ने ग्वालियर रियासत की सैन्य शक्ति कमजोर की और ब्रिटिश प्रांत को शामिल नहीं किया। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है वो हुआ था केरल में, यानी कि वर्ष 1921 में अली मुसलियार ने नृत्य में वो मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल में हुई और इस विद्रोह की मुख्य कारण कृषकों का असंतोष की भावना थी, परंतु कालांतर में यह जो है सांप्रदायिक हो गया और विद्रोह को उग्रता देखते हुए सरकार द्वारा सैनिक शासन की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप विद्रोह जो है समाप्त हो गया था। अगला है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है वो हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध के आंदोलन उस समय ये हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है वो हुआ था वर्ष 1929 में, यानी मैं आपको बता दूं कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 ईस्वी में की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसका सभा का मुख्य उद्देश्य बिहार के किसानों को संगठित करना था और किसानों को दयनीय दशा के प्रति जागरूक करना था। अगला है किस अधिनियम के तहत बिहार का एक अलग राज्य बना? तो वो बना था भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, यानी कि 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा के प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी के पृथक कर एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया गया और तत्पश्चात भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अंतर्गत बिहार प्रांत को उड़ीसा से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठित किया गया और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 22 मार्च 1936 को बिहार को स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित हुआ। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो वो जो किए थे वो थे अशोक मेहता कमेटी, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 1977 से 78 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1978 में सरकार को सौंप दी और समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की थी, जिसमें एक सिफारिश यह भी थी कि न्याय पंचायतों को पंचायतों से अलग रखा जाए जिसका प्रमुख न्यायाधीश हो।
भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो वो जवाबदेह है लोकसभा। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है और भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है और प्रधानमंत्री सरकार बनने के लिए लोकसभा में बहुमत होना जरूरी होता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है वो करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 124 के 6ठे भाग के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो और किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की नज़र में प्रतिष्ठित विधि या कानून की जानकार होना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो ये पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है और धन विधेयक या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है जिसमें भारत की संचित निधि का व्यय संबंधी प्रावधान होते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ, मैं जो कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक पहुंच जाए, वो कोशिश मेरा सफल हो रहा है। अगर सफल हो रहा है तो आप लोग एक बार ज़रूर बताइए कि आप लोग को सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कहीं कोई कन्फ्यूजन है। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण का वैध किया है? तो वैध किया है डी, यानी कि बिहार, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश। यानी मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा एवं उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज संस्था में स्त्रियों को 50% आरक्षण वैध किया गया और सर्वप्रथम वर्ष 2006 में बिहार राज्य में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 2009 में वैधानिक रूप से राज्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी गई। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये है राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय एवं स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो जो नहीं आता है वो है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। यानी कि स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं और इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक अनुशासन के रखरखाव शामिल नहीं किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो वो जो समस्या है वो है संगठित क्षेत्र। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NSSO द्वारा की जाती है और असंगठित क्षेत्रों का कार्यरत श्रमिकों की अधिक संख्या होने के कारण लोगों की आय में काफ़ी जो है समानता मिलती है और इसके अतिरिक्त इनके संबंध में उपयुक्त जानकारी के अभाव में भारत को राष्ट्रीय आय की गणना को एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, तो इस बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ठीक है, विनिवेश यानी कि आयात शुल्क में कमी और आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन का वैश्विक व्यापार जो है प्रोत्साहित करना और वैश्वीकरण का अभिन्न हिस्सा है। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रभाव भी वैश्वीकरण का हिस्सा होता है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था वर्ष 2005 में। यानी मनी लॉन्ड्रिंग ने तत्पर अवैध तरीके से कमाए गए काले धन, ठीक है, और वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप दिखाना है और ये अवैध रूप से अर्जित काले धन को छुपाने के लिए एक क्रिया है। और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून जो है वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया और वर्ष 2005 में लागू हुआ। वर्ष 2002 में भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDA को संयुक्त रूप से अधिनियम के तहत लाया गया। शब्द संक्षेप यानी ट्राइम्स से क्या बनता है? तो इससे बनता है व्यापार संबंधी निवेश उपाय।
अपने सभी पसंदीदा यानी फेवरेट वेबसाइटों को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु एक आसान तरीका है। तो एक आसान तरीका क्या है, हमारे पास RSS, यानी मैं आपको बता दूं कि RSS फीड हमारा ऑनलाइन टाइम यानी सेव करता है। और RSS का फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सिंटैक्स, और इसमें फुल जो है इसमें समराइज्ड आर्टिकल का डाटा मिल जाता है। और RSS फीड इसलिए यूज किया जाता है कि फेवरेट वेबसाइट की सभी न्यूज अपडेट की जानकारी एक साथ प्राप्त हो। और RSS फीड के द्वारा टाइम की काफ़ी बचत होती है, क्योंकि हमें बार बार जो है न्यू पोस्ट को आता है जिसे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके मदद से सभी पोस्ट जो है हमारे तक नोटिफिकेशन में आ जाती है। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं, तो वो होती हैं 27, यानी कि मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है। जन्म के समय नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है, और किशोरावस्था में प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संगलित होने के अस्थिकरण के कारण 206 तक सीमित हो जाती है। वयस्क मनुष्य शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है, और बाल अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208, सिर में कुल हड्डियों की संख्या 29, कपाल में 8 और फसियल में 14, कर्ण में 6, रीढ़ में कुल हड्डी की संख्या 33, रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26, पसलियों की कुल संख्या 24, और शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी जांग, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेम्स यानी कान की हड्डी, और हाथ में हड्डियों की संख्या 27 होती है। और आप लोग इसको मैं जितना भी बताई हूँ आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप लोगों को जो है वो कभी इस तरह के सवाल मिल जाए तो याद रहे। आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है, तो जो जिम्मेदार है वो है बेरियम। यानी मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः पटाखे और आतिशबाजी बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कोयले का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। और स्ट्राइसियम सल्फेट के आसमानी रंग का, स्ट्रेशियम कार्बोनेट से पीला रंग तथा स्ट्रेशियम से लाल रंग और मिलता है, और बेरियम से हरा रंग, जो कि आतिशबाजी में जो है वो प्राप्त होता है। अगला है पैरासोमनिया, ठीक है, मनिया। पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है नींद में चलना, यानी कि नींद में चलने की समस्या को अंग्रेजी में स्लीप वॉकिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे पैरासोमनिया कहा जाता है। रतौंधी आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के रात के समय कुछ नजर नहीं आता, और रतौंधी में देखने की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है, और आंखों के अंधेपन जैसी समस्या होने लगती है, जो कि विटामिन ए की कमी से आंखों में संबंधित समस्या हो सकती है। और समुद्री यात्रा के दौरान जी मिचलाना जहाजी मतली यानी सी सिकनेस कहलाती है। और मैं इसलिए इतना लंबा आप लोगों को बताई, क्योंकि अक्सर हम कभी कभी सुने हैं कि कुछ लोगों को जो है नींद में चलने की बीमारी होती है, तो ये इस सब कारणों के वजह से होती है। किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट के स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। अम्ल यानी एसिड बदलता है, तो वो बदलता है नीले लिटमस को लाल में। यानी मैं आपको बता दूं कि अम्ल जो है एसिड, अम्ल जो है एसिड एक यौगिक पदार्थ है, और जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान तथा जिन्हें असंत या पूर्णतः धातु और धातुओं को सदृश आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण हो जाता है, जो कि क्षारक और अभिक्रिया में लवण का जल बनते हैं, और इसी वजह से जो है वो नीले लिटमस को लाल में बदलता है। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है, तो भार क्या है 29.4 न्यूटन, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, ठीक है, 8 मीटर सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान क्या होता है m, ठीक है, और सूत्र में क्या होता है W=mg, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या है 29.4 गुना द्रव्यमान तो हमारे पास है नहीं, तो 29.4 m गुना 9.8, ठीक है, यानी कि
एम इज इक्वल टू एम एम इज इक्वल टू 29.4/9.8, ठीक है, यानी कि 3 किलोग्राम। किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है। स्याही का निशान कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? तो स्याही का निशान जो है वो हमें दिखाई देगा 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है, किसी तत्व के परमाणु को 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, उस तत्व का परमाणविक भार कितना है? तो यहाँ पर इसका परमाणविक भार जो है वो 22 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल हमारे पास दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो, तो हम लोग पहले इसमें जो है किसी भी परमाणु के परमाणु द्वारा उसकी द्रव्यमान संख्या से लगभग बराबर होती है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर घंटा से 50 किलोमीटर घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण कितना है? तो माना कि कार का त्वरण क्या है, F मीटर या सेंटीमीटर सेकंड। कार की प्रारंभिक वेग क्या है, 20 किलोमीटर, वेग क्या है 20 किलोमीटर घंटा। अब हम लोग क्या कर देंगे, 20 गुना 5/8, ठीक है, 5/18, ठीक है, इज इक्वल टू 50/9, ठीक है, 50/9। अब कार का अंतिम वेग क्या है, 50 किलोमीटर घंटा, तो 50 गुने 5/18, ठीक है, इज इक्वल टू 125/9, ठीक है, 125/9। अब हमारे पास क्या है, टोटल को हम लोग क्या कर देंगे, भी कार का अंतिम वेग यानी v इज इक्वल टू u, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एफ टी अब इसके बाद क्या कर देंगे, 125/9 इज इक्वल टू 50/9 प्लस एफ टी गुना 10, ठीक है, यानी कि एफ इज इक्वल टू 1/10 ब्रैकेट कर देंगे 125/9 माइनस 50/9 ठीक है, इज इक्वल टू 1/10 गुना 75/9। अब इसको हम लोग इसको गुना करके डिवाइड कर दें तो 5/6 और 5/6 का 0.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्वयं कणों को वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चलकता। नीचे दिए गए 4 माध्यमों से उस माध्यम को पहचाने जिसमें होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो वो यात्रा करती है ईंट से। यानी मैं आपको बता दूं कि विभिन्न माध्यमों के ध्वनि की चाल विभिन्न होती हैं और किसी माध्यम से ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। तो ये जो है वो ईंट से 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर जो हमारा है वो है 1000 मिलीमीटर। अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण है अंततः पारगम्यता। यानी मैं आपको बता दूं कि अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है और इन्होंने अधिक चालक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं, और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। और अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, जिसे कोई चुंबकीय बल रेखा भेद कर उसके अंदर नहीं जा सकती है। अगला है वर्ष दीर्घतम होता है। तो वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। यानी कि चूंकि प्लूटो सभी ग्रहों के सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है और यह सूर्य की चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय 247 वर्ष, ठीक है। ये सूर्य की जो है वो चक्कर पूरा करने में 247 वर्ष लगाता है, जो प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रह का दर्जा खत्म कर बौने ग्रह का श्रेणी में रख दिया गया।
दृष्टता गुणांक का मात्रक है, तो इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं अत्यंत कमरे में को थोड़ा गर्म, यानी कि रेफ्रिजरेटर एक दरवाज़ा खुला रहने पर कुछ समय तक बंद कमरा को तापमान को कम करता है, लेकिन अधिक देर बाद पश्चात रूम को समान तापमान रेफ्रिजरेटर में लगे थर्मोस्टेट को मोटर चलाने के लिए जो है उत्तेजित करता है, और मोटर चलने पर विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में ऊष्मा में जो है वो परिवर्तित होता है, जो कि रूम को तापमान को बढ़ा देता है। अगला है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है पिचब्लेंड, ठीक है। अगला है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का नाभिकीय विखंडन पर, यानी मैं आपको बता दूं कि नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम जैसे कड़े नाभिक के दो हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, जिसे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 2.H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है CaSO4 2H2O, ठीक है। ये है वायु एक है, तो वायु एक मिश्रण है, यानी वायु एयर कई गैसों का एक मिश्रण है। वायु में विभिन्न गैसों का समानुपातिक ना होकर विभिन्न मात्रा में मौजूद है, इसलिए इसे यौगिक के वजह मिश्रण कहा जाता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो विरंजक चूर्ण के लिए जल में अधिक विलय होता है, एक कथन जो है वो गलत है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि मछलियां अपने गिल से ही श्वास लेती हैं, जो पानी के अंदर रहकर संभव हो सकता है। इसका मुझे लगा कि मैं वो क्वेश्चन आगे कर दी हूँ, बट गलती से क्वेश्चन छूट गया था, तो मैं इसमें बता दी, पर उसके लिए सॉरी। मैं आप लोगों को इसमें फिर से बता दूँ, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि तो वो जो है जल, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, वो सांस नहीं ले पाती हैं, वो जल में नहीं चल पाती हैं, तो ये जो है वो श्वास नहीं ले पाती हैं। अगर हम मछली को जल से बाहर निकाल दें तो श्वास नहीं ले पाएंगे, जैसा कि मैं अभी आपको बताई, पर वो गलती से ऊपर वाले क्वेश्चन पे मैं बता दी हूँ, तो उसके लिए सॉरी, इसमें होगा, ठीक है। अगला है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं 8, यानी कि मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियां होती है, लेकिन इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है, और इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं, और कपालों की सभी अस्थियां सिवानों के द्वारा दृष्टापूर्वक जुड़ी रहती हैं, और इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां और होती हैं जो कि चेहरे को बनाती हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो उन्हें सम्मानित किया गया था जीने के संश्लेषण के लिए, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिका वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1968 ईस्वी में जीन के संश्लेषण के लिए जेनेटिक कोड की खोज की थी, और इन्होंने 1968 ईस्वी में इस उपलब्धि को नोबेल पुरस्कार मिला था। 96/16 अब 2 - 128 गुना 2/32 प्लस 15 अब 4/5/6 अब 2/3 ऑफ का मतलब क्या होगा, ठीक है। 1/3 - 1/4 - 1/6 का मान होगा, तो ये हमारा जो है वो प्रश्न है, ठीक है। और इससे हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 96/32, ठीक है, माइनस 128 गुना 2/32, इसी लाइन में होगा 16, ठीक है। 128 गुना 2/32 और इसी लाइन में होगा 60, ठीक है। 60 बटा 5/6 का 5/6 2/3 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/6, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इसको समझ गए। और स्पेस ना होने, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि स्पेस ना होने की वजह से मुझे जो है वो मिटाना पड़ता है, तो आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नोट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसे समझिएगा। तो 96/32, ठीक है, 96/32 माइनस 128 गुना 2/32 प्लस 60/5/6 का
2/3 ब्रैकेट 1/3 माइनस 3 माइनस 2/12। ठीक है, तो 3 माइनस 8 प्लस 60 बटा 5/9 ब्रैकेट 4 माइनस 1/12 इजक्वल टू 55/5/9 गुना 3/12। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। मैं इसको फिर से मिटा रही हूँ। पचपन बटा 5 गुना 36 इजक्वल टू 11 गुना 36 इजक्वल टू 396। किसी समूह में 125 विद्यार्थियों की औसत आयु 16.2 वर्ष है। 40 विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। लड़कों की औसत आयु वर्ष में ज्ञात करें। तो लड़के जो हैं पूरे 125 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और 40% लड़के हैं और शेष लड़के की औसत। ठीक है, और लड़कियों की औसत आयु 20% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लड़के 125 गुना 40/100 इजक्वल टू 50। ठीक है, अब लड़कियाँ क्या है, तो 20 प्लस 40 करेंगे तो 60, यानी 100 लड़कियाँ इजक्वल टू 125 गुना 60/100 इजक्वल टू 75। ठीक है, अब माना कि लड़कियों की औसत आयु क्या है, x वर्ष है। माना कि लड़कियों की औसत आयु इजक्वल टू x वर्ष और लड़कों की औसत आयु इजक्वल टू x गुना 6/5। ठीक है, लड़कों की औसत आयु है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसके आगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 50 गुना 6x/5 प्लस 75x इजक्वल टू 125 गुना 16.2 यानी कि 60x प्लस 75x इजक्वल टू 2025। ठीक है, यानी कि 60 है प्लस 75x यानी कि 135x। ठीक है, 135x इजक्वल टू 2025। अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, 135 और 2025/135 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इजक्वल टू 15। पूरा डिवाइड कर देंगे तो 15 आएगा। अब लड़कों की औसत आयु पूछ रहा है तो लड़कों की लिखेंगे कि लड़कों की औसत आयु इजक्वल टू, पहले तो मैं इसको फिर से यहाँ पर एक बार लिख दूँ क्योंकि वहाँ पर पता नहीं चल रहा था। 135 x इजक्वल टू 2025 यानी x इजक्वल टू 2025/135 करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इजक्वल टू 15। अब लड़कों की औसत आयु इजक्वल टू क्या कर देंगे, 15 गुना 6/5। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, 15 यानी 3 गुना 6 इजक्वल टू 18। ए और बी क्रमशः 80 दिनों में और 96 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्हें सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा कर दिया। सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ए तथा बी द्वारा 32 दिनों में किया गया कार्य। ठीक है, ए और बी द्वारा 32 दिनों में किया गया कार्य इक्वल टू 32/80। ठीक है, बस 32/80 प्लस 32/96 इक्वल टू 2/5 प्लस 2/6 इक्वल टू 12/10 12 प्लस 10/30 यानी कि 22/30। अब शेष कार्य क्या है, तो 1 माइनस 22/30 यानी कि 8/30। अब सी यहाँ तक आप लोग समझ गए।
अब सी को अकेले कार्य करने में लगा समय लिखेंगे, सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में लगा समय इज इक्वल टू 30/8 गुना 32। ठीक है, तो 8 चौके 32 और 30 गुना 4 कर देंगे 120। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2432 रुपये की राशि 2 वर्ष में 2681.28 रुपये हो जाती है। समान ब्याज दर को दोगुनी ब्याज दर पर समान राशि पर 4 गुना 3/8 वर्ष के साधारण ब्याज रुपये में ज्ञात करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम आपको पहले भी मैं बताई हूँ कि वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इन सबको कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को है जो कि खुद से सॉल्व करना है। और मैं एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को देखें। ताकि मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग, मैं इसलिए बोलती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा तो उनको ये सारे मैथ जो है वो थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन जो मेरे वीडियो को पहले से शुरू से देखते आ रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं तो उनके लिए जो है ये सवाल बहुत ईजी है और सभी के लिए ईजी है। तो कहीं भी जिनको कन्फ्यूजन है और पूछ भी सकते हैं, अगर नहीं सॉल्व होता है फिर भी पूछ सकते हैं, सॉल्व हो जाए तो बता दीजिए कि आप लोगों से सॉल्व हो गया है। तो आप आज का जो पहला सवाल है वो आप लोग इसको बनाइए और बताइए कि सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, 360 किलोग्राम की दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी ए को रेलगाड़ी बी से 1 गुना 4/5 घंटा अधिक समय लगता है। यदि रेलगाड़ी ए की चाल दोगुनी हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में से रेलगाड़ी बी से 36 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी बी की चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात करें। यानी यहाँ पर जो है टोटल 120 किलोमीटर लगा, इसको भी आप लोग कीजिएगा। अगला है, एक दुकानदार ने 1.40 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे। 80 अंडे परिवहन में टूट गए। उसने शेष प्रत्येक अंडे को 1.60 रुपये में बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो कुल क्रय मूल्य क्या है? 1.40 गुना 40 गुना 12 इज इक्वल टू टोटल को गुना कर देंगे तो 672 रुपये। और 80 अंडे टूट जाने के बाद शेष अंडे, ठीक है, 80 अंडे टूट जाने के बाद शेष अंडे तो 40 गुना 12, ठीक है, 40 गुना 12 माइनस 80 इज इक्वल टू 480 माइनस 80 इज इक्वल टू 400, ठीक है, 400। अब कुल विक्रय मूल्य क्या है? तो कुल विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 1.60 रुपये गुना 400 इज इक्वल टू 640 रुपये। अब प्रतिशत हानि हमें ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 600, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हानि हमारा उसे ज्ञात करने के लिए तो 672 माइनस 640/672, ठीक है, गुना 100, यानी 32/672 गुना 100 इज इक्वल टू 100/21 और 100/21 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 4 गुना 16/21 हानि। अगला प्रश्न हमारा है, किसी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है। यदि 20% विलयन पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा? तो माना कि कुल विलयन क्या है? 90, ठीक है, माना कि कुल विलयन क्या है? 90 और 20% विलयन निकालने पर शेष विलयन, यानी 20 लिखेंगे कि 20% विलयन निकालने के बाद शेष विलयन तो 90 गुना 80/100 इज इक्वल टू 72, ठीक है, यानी विलयन 20% है। विलयन क्या है? 20%, तब 20% विलयन इज इक्वल टू 90 गुना 20/100 इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब हमारे पास अवशिष्ट अनुपात जो है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए।
अब हमारे पास अपशिष्ट अनुपात है, तो यहाँ पर लिखेंगे 72 गुना 4/9 अनुपात 72 गुना 5/9 प्लस 18। ठीक है, यानी कि टोटल को गुना भागा करने के बाद 32/58। ठीक है, यानी कि 16/29। किसी सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष और शेष महिलाएं, 40% पुरुष मतदाता शिक्षित हैं और 1/3% महिला मतदाता अशिक्षित है। कितने प्रतिशत मतदाता शिक्षित हैं? तो पुरुष मतदाता कितना है? 55%। पुरुष मतदाता 55%, महिला मतदाता 45%। ठीक है, शिक्षित मतदाता तो 55% गुना 40/100 प्लस 45% महिला गुना 200/3 गुना 100। ठीक है, 3 गुना 100 यानी इक्वल टू 22% प्लस 30% इक्वल टू 52%। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 600 रुपये में बेचा गया। यदि पहला छूट X% है और दूसरी छूट 25% है तो X का मान क्या होगा? तो X का मान हमें ज्ञात करना है कि X का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 1000 दिया है और उसके बाद फिर 600 रुपये दिया है, तो हम इसे लिखेंगे कि 1000 गुने, ठीक है, 1000 गुने 100 माइनस X/100। इसी लाइन में होगा गुना 75/100 इक्वल टू 600। ठीक है, 600। इन सभी को टोटल को गुना करके डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो टोटल बच जाएगा वो 20%, क्योंकि इतना तो आप लोग इसको गुना करके डिवाइड कर ही लेंगे तो इतना आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, शेषफल जो है वो क्या होगा? तो हमारा शेषफल जो है 53 है और उसके बाद 16, तो हम लोग क्या कर देंगे इसका शेषफल ज्ञात करने के लिए 53/16 कर देंगे। ठीक है, 53/16 कर देंगे तो शेष कितना बचा हमारे पास? 5। ठीक है, शेष कितना बच जाएगा? 5। एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो माना कि संख्या क्या है? 342। माना कि संख्या 342, माना संख्या 342 के प्लस 47 शेषफल मिलता है, प्लस 47। अब तो हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो हमारा क्या है? माना कि संख्या हमारे पास 242 के, ठीक है, प्लस 47। ठीक है, 242 के प्लस 47। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 19 हमारा जो है वो भाग देने पर शेषफल, तो 19 गुना, ठीक है, 19 गुना 18, ठीक है, 19 गुना 18 के प्लस 19 गुना 2 प्लस 9, ठीक है, 2 प्लस 9 यानी कि 19 18 के प्लस 2 प्लस 9। ठीक है, तो अब यदि संख्या 342 प्लस 47 को 19 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। शेषफल क्या हमें प्राप्त होता है? 9 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ तक। अगला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 गुना 2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति महीना बचा लेता है। उसका मासिक खर्च है। तो माना कि व्यक्ति की आय इक्वल टू क्या है? X रुपये। माना कि व्यक्ति की आय इक्वल टू X रुपये, तो खर्च क्या है उसके पास? 66 गुना 2/3% खर्च है। अब यहाँ पर व्यक्ति की बचत क्या है? व्यक्ति की बचत है उसकी 1200 रुपये। व्यक्ति की बचत क्या है? 1200 रुपये। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? X गुना, ठीक है, X गुना 100 माइनस 66 गुना 2/3, ठीक है, बटा
3/100 इक्वल टू 1200। ठीक है, 1200। यहाँ तक आप समझ गए। और जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्पेस ना होने की वजह से मैं मिटा रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको नोट कीजिएगा। और नोट करने से ज़्यादा ज़रूरी कि आप लोग इसे समझिए। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं जैसे अपने हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि कहीं भी किसी भी सवाल के लिए कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट करिए, और मैं कोशिश करूँगी कि उन क्वेश्चंस को अलग से एक वीडियो में शेयर कर दूँ। ठीक है, तो हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x गुना, ठीक है, x गुना 300 माइनस 200, x गुना 300 माइनस 200 बटा 3 इक्वल टू 12 लाख। एक लाख 20,000। ठीक है, 1,20,000। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 100x इक्वल टू 3,60,000। 3,60,000। तो यहाँ पर 100x इक्वल टू 3,60,000 बटा 100 कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 3600। x इक्वल टू 3600। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे 2 गुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। वस्तु के विक्रय मूल्य x गुना 120 बटा 100 इक्वल टू 6/5x रुपये। अब यहाँ पर जो हमारा है तो 2 ब्रैकेट 6/5x इक्वल टू 12/5x। ठीक है, 12/5x। अब हमारा जो लाभ हमें ज्ञात करना है तो 12/5 x माइनस x गुना 100/x। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हो गया। अपशिष्ट लाभ, अब 12, ठीक है, 12 माइनस 5 बटा 5 गुना 1000 इक्वल टू 140%। ठीक है, 140%। अगला प्रश्न हमारा है, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 5 महिलाएं और 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। तो यहाँ पर 10 महिलाएं कार्य करती हैं 7 दिन में। ठीक है, 10 महिलाएं कार्य करती हैं 7 दिन में, तो एक महिला एक दिन में कितना काम करेंगी, एक महिला एक दिन में तो 1/10 गुना 7 इक्वल टू 1/70। अब बच्चे कार्य को पूरा करते हैं 14 दिन में। बच्चे जो हैं कार्य को पूरा करते हैं 14 दिन में। बच्चे कार्य को पूरा करते हैं तो एक बच्चा एक दिन में तो 1/10 गुना 14 इक्वल टू 1/140। एक बच्चा 40। अब यहाँ तक हो गया, समझ गए आप लोग। अब 5 महिला और 10 बच्चे का एक दिन का काम। ठीक है, 5 महिलाएं और 10 बच्चे का एक दिन का कार्य इक्वल टू 5/70 प्लस 10/140। ठीक है, 10/140 इक्वल टू 2/14 इक्वल टू 1/7। ठीक है, अब अपशिष्ट दिन हमारे पास कितना बच गया, 7। 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं 11 से 90 तक में। तो 1 से 11 से 90 तक से 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 7 से विभाजित होने वाली 7, 14, 21, 28, इसी तरह से जो है वो 84, यानी कि 12 गुना 7। ठीक है, 12 गुना 7। तो कुल संख्या कितनी है,
12 है, कुल संख्या 12 है। अब 1 से 11 तक से 7 से विभाजित होने वाली संख्या 1 है, तो अब हमारे पास कितना बच गया? 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 गुना 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायन कर सकता है। यदि 1 गुना 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हैं, तो उस स्थान की दूरी कितनी है? तो उस स्थान की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर है। एक व्यक्ति 20 रुपये में मूल्य के शेयर से 9% लाभांश अदा करके खरीदता है। वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर के बाजार भाव है। तो 20 रुपये के लाभांश पे 9%, ठीक है। 20 रुपये के लाभांश से 9% यानी इक्वल टू 20 गुना 9/100 इक्वल टू 9/5, यानी माना 12 रुपये के ब्याज के लिए 100 राशि, माना कि 12 रुपये के ब्याज के लिए 100 राशि, 1 रुपये के ब्याज के लिए 1 रुपये के ब्याज के लिए 100/12 अब 9/5 रुपये के ब्याज के लिए राशि, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब 9/5 रुपये के ब्याज के लिए राशि, तो 100/12 गुना 9/5 इक्वल टू 15 रुपये। एक व्यापार में ए यानी 76,000 रुपये का निवेश करता है। कुछ माह पश्चात उसे बी 57,000 रुपये के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में उन्हें बांटा जाता है। बी कितने माह के उपरांत जुड़ा? तो माना बी केवल x माह के लिए निवेश में है, ठीक है। माना बी केवल 1 माह के लिए निवेश में है, से जुड़ता है, तब निवेश का अनुपात लाभों का अनुपात, ठीक है। यानी कि 76,000 गुना 12 अनुपात 57,000 गुना x इक्वल टू 2:1, ठीक है। 2:1 यानी कि 76 गुना 12 बटा 57 गुना x इक्वल टू 2/1। यहाँ तक आप लोग समझ गए। दो बटा एक यानी x इक्वल टू 76 गुना 12 बटा 57 गुना 2, ठीक है। और दोनों को गुना करके और जो आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? 8 माह, ठीक है। 8 माह। अब बी ए से क्या है? बी और ए से, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? बी ए से, तो यहाँ पर 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 माह। 4 माह का उपरांत क्या होता है? जुड़ता है। 310 रुपये 3 कारीगरों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटे गए हैं। प्रथम कारीगर को कितना रुपया मिलेगा? तो 1/2, 1/3 और 1/5 यानी कि अनुपात 15 अनुपात 10 अनुपात 6। अब अनुपातों का योग क्या है? 15 + 10 + 6 यानी इक्वल टू 31। अनुपातों का योग, तो पहले कारीगर का भाग क्या है? तो 15 गुना 310 बटा 31, गुना करने में टोटल जो हमारा आ जाएगा 150। यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर क्या है? 10 वस्तुएं हैं और 9 वस्तुएं, तो 10 - 9 बटा 9 गुना 100 इक्वल टू 100 बटा 9, ठीक है। यानी कि 11 1/9। लाभ होगा, सॉरी यहाँ पर गलती से क्योंकि दोनों सेम था तो यहाँ पर लग गया। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे में 30 मिनट होता है? तो एक दिन का 24 घंटा होता है, ठीक है। एक दिन का 24 घंटा होता है
और 4 घंटा 30 मिनट बटा क्या करेंगे 4 घंटा 30 मिनट बटा 24 घंटा। और मैं एच इसलिए लिख रही हूँ कि एच मतलब आवर और एम मतलब मिनट, इसलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ इसको शॉर्ट में, गुना 100, ठीक है। यानी कि 9/2 बटा 24 गुना 100, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। 9/2 बटा 24 गुना 100 यानी कि इक्वल टू 9/2 गुना 24 गुना 100 इक्वल टू 18 3/4। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह सामान बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट काम में लेता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ 100 ग्राम कम वाट, ठीक है, 100 ग्राम कम वाट यानी कि 100/900 गुना 100, ठीक है। यानी कि 100/9 और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 11 गुना 1/9। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपये में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल की मूल कीमत कितनी थी? तो चावल की मूल कीमत जो है वो 5.50 रुपये। और मैं अपने पिछले वीडियो में इस तरह के सवाल को जो है वो बनाने के लिए बताई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इतना तो आप लोग को जो है मेरे वीडियो से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 रुपये और 11 वर्ष सेवा के बाद 1550 रुपये तथा उसका शुरुआती वेतन कितना था? तो इसका शुरुआती माना सुरेश की शुरुआती वेतन 100 रुपये है, ठीक है। माना सुरेश की शुरुआती वेतन है तथा प्रत्येक वेतन में वृद्धि D रुपये है। तो क्या करेंगे x + 4D, ठीक है, x + 4D इक्वल टू 1200 रुपये हमारा पहला समीकरण हो गया। उसके बाद x + 11D इक्वल टू 1550 रुपये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर यानी कि 7D इक्वल टू 1550 - 1200, ठीक है, 1550 - 1200 यानी कि 350, ठीक है, 350। अब यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे D इक्वल टू 350/7, ठीक है, इक्वल टू 50 रुपये। D का मान समीकरण 1 पे रखने से, तो D का मान समीकरण 1 पे रखने से तो x इक्वल टू 1200 - 4D इक्वल टू 1200 - 4 गुना 50 इक्वल टू 1000 रुपये। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है। कुल वेतन बिल की राशि में अंतर्मूलतः रुपये 1890 थी। उक्त 2 परिवर्तनों के बाद होगी। तो कर्मचारी की संख्या क्या है 9:8, ठीक है, और वेतन क्या है 14:15। तो वेतन का अंतर क्या करेंगे तो 14 गुना 9 माइनस 15 गुना 8 यानी कि 126 माइनस 120 इक्वल टू 6 इकाई, यानी 126 इकाई इक्वल टू 1890, 126 इकाई इक्वल टू 1890। तो एक इकाई क्या करेंगे लिखेंगे, एक इकाई इक्वल टू लिखेंगे 1 इकाई इक्वल टू 1890 बटा 1 इकाई इक्वल टू 1890 बटा 126। तो 6 इकाई इक्वल टू 1890 बटा 126 गुना 6, ठीक है, यानी कि टोटल करने में डिवाइड कर देंगे 90 रुपये।
यदि हवा को पानी कहा जाए, पानी को आग कहा जाए, आग को आकाश कहा जाए और आकाश को ज़मीन कहा जाए, तो मछली कहाँ रहती है? तो मछली पानी में रहती है, जबकि यहाँ पानी को क्या कहा गया है? आग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 102 से 104 तक निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। 1, 3, 7, 15, 31। ठीक है, तो 1, 3, 1 + 3, 1 + 2। ठीक है, 1 + 2 = 3। ठीक है, 3 + 4 = 7। ठीक है, 7 + 8 = 15। ठीक है, 15 = 16, 15 + 16 = 31। ठीक है, और 31 + 32 = 63। तो हमारा अगला प्रश्न है 2, 6, 14, 30, 62। ठीक है, 2, 6, 14, 30, 62 और उसके बाद जो लुप्त संख्या उसे हमें ज्ञात करना है। तो 2 + 4 करेंगे तो 6। ठीक है, यानी कि 2 × 2 तो 4। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 4 प्लस किए। उसके बाद 6 में तो 6 + 8 करेंगे तो 14, यानी कि 6 + 8 किए तो 14। और हर एक संख्या पर जो है वो 2 संख्या का अंतर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 आ गया। 14 + 16 करेंगे तो 14 + 16 करेंगे तो 30। 30 + 32 करेंगे तो 62। ठीक है, और 62 + 64 कर देंगे तो 126। 5, 7, 5, 9, 5, 11, 5। ठीक है, तो 5, 7, 5, 9, 5, 11, 5। ठीक है, तो 5, 5 ठीक है, 5, 5 तो ठीक है। ठीक है, 7 + 2 करेंगे तो 9, इस तरह से। ठीक है, 7 + 9 करेंगे, 7 + 2 करेंगे तो 9, तो 9। ठीक है, उसी तरह से फिर 9 + 2 करेंगे तो 11। ठीक है, 11। उसी तरह से फिर 11 + 2 करेंगे, 11 + 2 तो 13। अगला है क्वेश्चन नंबर 105 से 7। निम्नलिखित में से पहले 2 अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है और दिए गए विकल्पों में से उसका शब्द का चयन कर जो तीसरे सबसे वैसा ही संबंध रखता है। रक्त, हृदय और वायु। जिस प्रकार रक्त हृदय को एकत्रित रखता है उसी तरह वायु फेफड़े को एकत्रित रखता है। वायु फेफड़े। अगला है प्रेस, समाचार पत्र और सुनार। यानी कि जिस प्रकार प्रेस में समाचार पत्र की छपाई होती है उसी प्रकार सुनार गहनों का जो है निर्माण करता है। सुनार गहने का निर्माण करता है। अगला है औषधि, रोगी और शिक्षा। तो जिस प्रकार औषधि एक रोगी के लिए आवश्यक है उसी प्रकार शिक्षा क्या है? छात्र के लिए आवश्यक है। 108 से 110 तक निम्नलिखित प्रश्नों का संगत क्या है? मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, सब इन विकल्प में सभी माह 31 दिन के होते हैं, जबकि सितंबर क्या है वो 30 दिन के होते हैं। ठीक है, सितंबर कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के। अगला है कलाई, कोहनी, घुटना और कंधा। ठीक है, कलाई, कोहनी और घुटना और कंधा। तो जिस प्रकार, ठीक है, इनमें से सभी क्या है? हाथ के भाग है यानी अंग है, और घुटना क्या है? पैर का भाग है। यानी कलाई और कोहनी और कंधा क्या है? हाथ है, और घुटना क्या है? पैर का है। पीतल, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम, तो इनमें से सभी शुद्ध रूप से धातु है, जबकि पीतल क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, ये तीनों धातु है लेकिन ये मिश्र धातु है पीतल। ए एवं बी बहनें हैं, सी ए का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, डी की मौसी कौन है? यानी कि ए बी बहनें हैं, ठीक है, और सी और ए भाई हैं, डी और ई क्या है? डी और ई का भाई है, और ई बी का बेटी है। ठीक है, तो डी की मौसी कौन है? तो डी की मौसी ये है। ठीक है, ए बी सी डी एम ई 5 पुस्तकें हैं। सी डी के ऊपर है, ई डी के नीचे, डी ए के ऊपर है, बी ई के नीचे। सबसे नीचे पुस्तक कौन सी है? तो सबसे नीचे जो पुस्तक है वो है बी। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे उसका स्थान क्या होगा? ठीक है, नीचे उसका स्थान क्या होगा? तो नीचे करीम का स्थान यानी छात्र की कुल संख्या माइनस करीम के स्थान से के स्थान प्लस 1 कर देंगे, यानी 49 - 16 + 1 यानी 33 + 1 यानी 34। तो यहाँ पर 34 दिया है, इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। यानी कि 2 4 14, 3 5 और 3 2 11 है, इस तरह से है। तो इसमें जो संख्या होगी यानी कि 2 गुना 4 प्लस 4, 2 गुना 4 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि 4 दूनी 8 प्लस 6 इक्वल टू 14, पहला कॉलम। अब रहा दूसरा कॉलम का, तो दूसरा कॉलम क्या है, 3 और 5 प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो 3 और 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 2, ठीक है, 3 गुना 2 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, यानी 6 प्लस 5 इक्वल टू 3 दूनी 6 और 3 5, ठीक है, तो 11, ठीक है, 11 होगा। उसके बाद अगला जो हमारा है 3 2 11 है, ठीक है, 3 2 11 है। तो ये दूसरा कॉलम, तीसरा ये वाला कॉलम था। अब रहा 3 और 5 वाला, ठीक है, 3 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका जो होगा 3 गुना 5, ठीक है, 3 गुना 5 प्लस 3 प्लस 5 यानी 15 प्लस 3 5 8, ठीक है। तो 15 प्लस 8 कर देंगे तो टोटल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 23। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर और चलता है। अब किस दिशा की ओर मुख किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है इस समय पश्चिम दिशा में मुख किए हुए हैं। और ये सारे सवाल जो है थोड़े दिमाग से समझने के लिए, मतलब रीजनिंग है जिसे हमें थोड़ा अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर डालना पड़ता है तो समझ में आता है। तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे। यदि दी गई संख्या 58 94 32 76 14 में प्रथम और द्वितीय अंकों की तृतीय और चतुर्थ अंक के पांचवें और छठे अंकों की इत्यादि परिवर्तन करते हैं तो दाहिनी छोर से गिनने पर छठा अंक कौन सा होगा। तो संख्या में इस तरह से है तो छठा अंक जो है वो होगा 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो छठा अंक हो गया 2। यदि z इक्वल टू 52 एक्ट इक्वल टू 48, ठीक है, तो बैट के तुल्य है, ठीक है। तो जिस प्रकार z अल्फ़ाबेट के लास्ट अंक पे आता है यानी 26 पे, तो क्या कर देंगे 26 गुना 2 यानी 26 दूनी 52। उसी तरह से एक्ट है तो एक्ट में a पहले स्थान पर, c तीसरे स्थान पर और t जो है वो 20वें स्थान पर है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे 1 प्लस 3 प्लस 20, ठीक है, 20 गुना 2 यानी कि 24 गुना 2 यानी 24 दूनी 48, ठीक है। तो बैट इक्वल टू, तो अल्फ़ाबेट के दूसरे स्थान पर बी आता है, ए पहले पर आता है और बी टी जो है वो 20वें स्थान पर आता है। तो इसमें क्या कर देंगे 2 प्लस 1 प्लस 20 यानी कि 3 प्लस 20 यानी कि 23 और 23 गुना 2 तो 23 दूनी का 46। विषम युग में पहचानिए 15 12 45 27 20 10 39 18। और इसे विषम युग में हमें पहचानना है तो विकल्प में कभी एक दूसरे से गुणज नहीं है। इस विकल्प में कोई भी एक दूसरे का गुणज नहीं है तो इसका जो होगा वो होगा 20 और 10, ठीक है। प्रोफाइनेला शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में कौन शब्द नहीं बन सकता है। तो इस शब्द से जो है प्राइज नहीं बन सकता है। विषम युग को पहचानिए 28 4 35 5 63 7 और 56 8, ठीक है। 28 4 यानी कि 7 चौके 28। तो हमारा अगला प्रश्न है विषम युग को पहचानिए 28 4 35 5 63 7 और 56 8, ठीक है। तो 28 भागा 7 से कर देंगे तो 7 चौके 28, 35 भागा 7 करेंगे तो 7 5 35, 63, ठीक है, 63 भागा 9 करेंगे तो 9 7 63, 56, ठीक है, 56 भागा 7 करेंगे तो 7 8 56। तो विषम युग 63 और 7 है।
कौन सी संख्या श्रेणी को पूरा करेगी? 90, 96, 90, 78, 36, 6। ठीक है, तो जो इसमें करेगी यानी कि 96 माइनस 6 इक्वल टू 90। ठीक है, 90 माइनस 12 इक्वल टू 78। ठीक है, 78 माइनस 18 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 अंक के अंतराल पर माइनस किया जा रहा है, तो 78 माइनस 18 करेंगे तो 60। ठीक है, 60 माइनस 24 करेंगे तो 36, और 36 माइनस 30 करेंगे तो 6। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाली संख्या जो हमारा है वो है 78 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएंगे। नीचे दिए गए चित्र में अप्राप्त संख्या क्या होगी? अप्राप्त संख्या जो है वो क्या होगी? तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। ठीक है, इक्वल टू 7, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, 9 प्लस 2 इक्वल टू 11, और 11 प्लस 2 इक्वल टू 13। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी? 2 4 20 है। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर यानी इक्वल टू 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4। ठीक है, प्लस 16 इक्वल टू 20 हो गया पहला। 3 9 और 90 है। ठीक है, 3 9 और 90, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 81 इक्वल टू 90। दूसरा हो गया 1 और 5 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 25 इक्वल टू 26। धागा, ठीक है, जिस प्रकार संबंधित है कपड़ा से उसी प्रकार तार संबंधित है। तो जिस प्रकार कपड़ा धागा से बना होता है उसी प्रकार जाली तार से बना होता है। अगला प्रश्न हमारा है रैट जिस प्रकार संबंधित है तार से उसी प्रकार पीठ संबंधित है। तो जिस प्रकार रैट का उल्टा तार है उसी प्रकार पीठ का उल्टा टिप है। दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, जैसे सभी आकृति एक डिजाइन बढ़ता है, एकांतर आकृति डिजाइन यानी कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी वो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी के भाई है। यदि बी भागा एम गुना आर माइनस जेड प्लस क्यू है तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो पी भागा एम यानी भाई, और एम गुना आर यानी बहन, और आर माइनस जेड यानी पुत्री, और जेड प्लस क्यू यानी कि पुत्र यानी बेटा। पूरे देश में 250 केंद्रों पर एक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रति केंद्र आवेदकों की औसत संख्या 1250 पाई गई। हालांकि बाद में पता चला कि एक केंद्र में आवेदकों की संख्या 1658 के बजाय 1758 गिनी गई थी। प्रति केंद्र आवेदकों की सही औसत संख्या क्या है? तो 1250 गुना 250 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है और तो कर देंगे 1250 गुना 250 इक्वल टू 31 लाख 3,12,500। ठीक है, 3,12,500। बाद में पता चला कि आवेदकों की संख्या 1658 के बजाय 1758 के रूप में गिनाया गया है। तो आवेदकों की सही संख्या 3,12,500 प्लस 12,500 प्लस 1658 माइनस 1758। ठीक है, 1758 यानी कि 3,12,400 3,12,400 3,12,400 प्रति केंद्रों की आवेदकों, यहाँ तक समझ गए?
आप लिखेंगे प्रति केंद्र आवेदकों की सही औसत संख्या, तो 3,12,400 भागा 205 इक्वल टू 1249.6। ठीक है, 1249.6। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या समूह चुने जिसकी संख्या दिए गए संख्या समूह की संख्याओं के समान ही तर्क नियम संबंध के अनुसरण नहीं करता। 12, 36 और 132। ठीक है, 12, 36, जैसे 12 गुना 3 यानी 36। ठीक है, और 12 गुना 11 12 गुना 11 तो 132। उसी प्रकार यह नियम विकल्प सी को छोड़कर सभी विकल्पों में लागू होता है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें जो है वो आकृति डी जो है वो घुमाने में सन्निहित नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से, यानी ए मोर्फ NJGEDGKP। ठीक है, यानी जिस प्रकार प्रथम पद जो है अंतिम अक्षर जो है वो M भी है, संबंध उसके विपरीत NE से है, तो OR का संबंध विपरीत अक्षर मतलब 2 से ले जाएंगे, तो DJKP यानी कि WRNK से है। ठीक है, निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से 2 चिन्हों का आसपास में बदली करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 14 + 12 गुना 18 भागा 6 माइनस 12 इक्वल टू 6। तो हम लोग क्या कर देंगे, 14 + 12 भागा 18 गुना 6 माइनस 12 इक्वल टू 6। ठीक है, यानी 14 + 4/6 गुना 6 माइनस 12 इक्वल टू 6। 14 + 4 माइनस 12 इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। तो जो इसमें संतुलित हमें जिससे करना है वो होगा भागा और गुना। दिए गए विकल्पों में जो संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रस्थापित कर सकते हैं, 1, 2, 6, 21, 445। ठीक है, यानी कि 1 गुना 1 + 2 करेंगे तो 2। ठीक है, फिर 2 गुना 2 + 2 करेंगे। ठीक है, 2 गुना 2 + 2 यानी 2 दूनी का 4 + 2 तो 6। ठीक है, उसी तरह से फिर क्या करेंगे, 6 गुना 3 + 3 यानी कि 36, 18 + 3 इक्वल टू 21। ठीक है, उसी तरह से 21 गुना 4 + 4। ठीक है, 21 गुना 4 प्लस 21 गुना 4 + 4 यानी कि 84 + 4 इक्वल टू 88। ठीक है, उसी तरह से फिर 88 गुना 5 + 5 इक्वल टू 445। जिस प्रकार युद्ध विनाश से संबंधित है ठीक उसी प्रकार चक्रवात से संबंधित है। तो जिस प्रकार युद्ध विनाश होता है उसी प्रकार चक्रवात से तबाही होती है। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार समान और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें, FDBDX। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट के ठीक नंबर के विपरीत है, यानी जैसे B के बाद F आता है लेकिन पहले F है फिर B है, पहले B के बाद D जो है 2 अंक के बाद है, फिर D के ठीक 6 अंक X जो है तो X तो आता है 24 अल्फ़ाबेट के 24वें स्थान पर, तो उसके बाद X के बाद फिर पीछे से अगर हम लोग जोड़ते हैं तो XYZABCD यानी 6 अंक के बाद D है। तो इसी तरह से जो है प्लस माइनस में अल्फ़ाबेट के विपरीत में, तो इसमें D जो है वो समूह का चयन कर हो। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 256 है। ठीक है, 256 तो 256 ठीक है, 256 माइनस 3 यानी कि 16 माइनस 3 इक्वल टू 13। ठीक है, उसी तरह से 676 है तो 676 माइनस 3। ठीक है, 676 माइनस 3 यानी कि 26 माइनस 3 इक्वल टू 23। किसी निश्चित कूट भाषा में रॉकेट को BNQSDZ लिखा जाता है,
उसी कूट भाषा में नोटिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो रॉकेट को जो है वो लिखा गया है, तो उसी प्रकार नोटिस को SNMDBH। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान और एक भिन्न है, भिन्न संख्या का चयन करें। तो इसमें 127 दिया है, ठीक है। तो 2 के पावर 7 माइनस 1 करेंगे, यानी कि 128 माइनस 1 इक्वल टू 127, ठीक है। उसी तरह से 1049 दिया है, तो 2 के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10 प्लस 25, ठीक है, यानी कि 1024 प्लस 25 इक्वल टू 1049। उसी तरह से 4095 है, ठीक है। तो 2 के पावर 12 प्लस 2 के पावर 12 माइनस 1, 2 मैं इसको फिर से एक बार बता दूं, तो 4095 है, ठीक है। तो 2 के पावर 12 माइनस 1 यानी कि 4096 माइनस 1 इक्वल टू 4095, 255। तो 2 के पावर 8 माइनस 1 यानी कि 256 माइनस 1 इक्वल टू 255, ठीक है, 255। इसमें भिन्न क्या है, 1049। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सतह भले ही समान रूप से ज्ञात तथ्यों से संगत हो, निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तात्कालिक रूप से अनुसरण करते हैं। यानी कथन कुछ पुरुष एथलीट हैं, कोई भी एथलीट गायक नहीं है, सभी गायक नर्तक हैं। कोई भी नर्तक एथलीट नहीं है, कुछ गायक पुरुष हैं, कुछ पुरुष नर्तक हैं। तो जो इसमें सही निष्कर्ष है हमारा वो है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए शब्द युग में संबंधित। स्वेटर और ऊन, तो जिस तरह मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार स्वेटर ऊन से बनता है उसी प्रकार प्रिज्म कांच से बनता है, ठीक है। प्रिज्म जो है वो कांच से बनता है। अगला है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार समान और एक भिन्न है। भिन्न मंत्री, निर्देशक, मेयर और स्पीकर। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस मंत्री, मेयर और स्पीकर इन सभी का संबंध राजनीतिक से है, लेकिन निर्देशक का संबंध क्या है, फिल्मी से है। अक्षरों का उस संयोजन का चयन कर जिसमें दी गई श्रेणी रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूरी हो जाएगी, यानी कि KOQ, ठीक है, KOQ MCL, ठीक है, MCLO, ठीक है, OQMCOM, ठीक है, MO यहाँ पर फिर से Q, ठीक है, फिर यहाँ पर C, उसके बाद फिर M, यानी कि जो इस संयोजन को पूरा करेगा वो QOQ, ठीक है, QOQCM। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो यदि दर्पण को दी गई प्रश्न आकृति के दाईं पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का रूप उत्तर आकृति में होता है, यानी कि इसमें उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के विन्यास वो क्रम दर्शाता है जिस प्रकार अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट एंड केयर बैलूम, सर्विकल केयर मैनुस और क्रेटेनिटी, ठीक है। तो इसे सही में क्रम में हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो इसे हम लोग दर्शाएंगे 2 4 5 1 3, ठीक है, 2 4 5 1 3। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन के निम्न उस कौन सा संख्या युग विपरीत फलकों पर होगा। तो 2 विपरीत सतह के लिए हमेशा एक सतह होता है, जैसे R और O एक दूसरे से विपरीत है, ठीक है, R और O क्या है, एक दूसरे से विपरीत है। MQ एक दूसरे से विपरीत है, ठीक है, MQ जो है एक दूसरे से विपरीत है। N और P एक दूसरे से क्या है, N और P एक दूसरे से विपरीत है। तो इसमें जो है वो होगा R और O, ठीक है, R और O। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार समझ जिस प्रकार निम्न सेट की संख्या समझ। मैंने इसी वीडियो में इस तरह के सवाल को मैं बताई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैं जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन दी हूँ इस वीडियो में तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर हो जाए तो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसमें जो संबंधित है वो है 31 26 40।
किसी कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीका निम्न चित्रों को दर्शाया गया है। कागज खोलने पर कैसा दिखेगा? तो यह कागज जो है वो खोलने पर इस तरह से दिखेगा। अगला है उस वे नारह का चयन कर जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। शनि ग्रह और कैडमियम। ठीक है, तो शनि ग्रह और कैडमियम, तो जो इसे करता है वो है ये। ठीक है, अगला है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी इसमें टोटल त्रिभुज कितने दिए हुए हैं उसकी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसमें टोटल 15 त्रिभुज दिए, और मैं इस तरह से डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता रही हूँ क्योंकि इस तरह के सवाल मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो मैं इसमें आज जो है जितने भी 5 या 6 क्वेश्चन दी हूँ तो इन सभी को आप लोग बनाइएगा, यानी कि टेस्ट। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि नहीं आप लोग जो पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं वो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और आप लोग कितना ज़्यादा इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगला है किसी निश्चित कूट भाषा में रिफ्यूजल को 100 और शॉर्टन को 83 लिया जाता है। उसी कूट भाषा में इनरिटा को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो है अल्फ़ाबेट के विपरीत अंकों को घटा कर लिखा गया है, तो इसमें जो होगा वो 106 होगा। और वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में किसी शब्द के सही उच्चारण करने में या किसी शब्द को मैं सही से नहीं बोल पाई या मैं कहीं कुछ गलती बोल दी हूँ तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ, और मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो और अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ। लेकिन अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और हाँ, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।